Hello everyone, just like every other Wednesday, today we are going to cover last 1 week's international relations related current affairs. The week in question is 13th of October to 20th of October. तो हमने इससे जो प्रीवियस क्लास थी उसमें कुछ टॉपिक्स किए थे लास्ट वीक. वो कौन से टॉपिक्स थे? हमने इंडिया नेपाल का कालापानी रिवर वाला इशू, लैंड डिस्प्यूट किया था. देन भाषण 4 रोहिंग्यास के कॉन्टेक्स्ट में हमने एक आइलैंड की बात की थी वेयर बांग्लादेश इज सेंडिंग अबाउट ऑलमोस्ट 1 मिलियन अपने जो वो उनको वहाँ पे रिसेटल कर रहे हैं रोहिंग्यास के जो रिफ्यूजीज़ हैं. तीसरी चीज़ हमने यूएसए की काटसा पॉलिसी को बहुत अच्छे से किया था और देखा था कि कैसे यूएसए आज व्हेन इट्स लुकिंग फॉर पार्टनर्स, जब यूएसए की क्रेडिबिलिटी थोड़ी नीचे हुई है तो यूएसए अदरवाइज काटसा बहुत लिबरली लगा रहा था, इंडिया को भी काफ़ी डरा रहा था, पर अब उन्होंने थोड़ा उसको पोस्टपोन कर दिया आइडिया को. वो बोलते हैं कि जब इंडिया के पास एक्चुअल डिलीवरी हो जाएगी रशिया के S-400 की, उसके बाद में विल थिंक अबाउट काटसा. देन वी कवर्ड कीनिया सोमालिया बॉर्डर इशू वेर इन वी सॉ कि कैसे कीनिया की इंटरप्रिटेशन बॉर्डर की अलग है और सोमालिया की अलग है. Then we talked about UN peacekeeping and also we talked about India's contribution in United Nations peacekeeping forces. नेक्स्ट टॉपिक हमने किया था टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स. सेशल्स के कॉन्टेक्स्ट में हमने इस टॉपिक की डिस्कशन की थी. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इंटरपोल किया था. सो दीज वर द टॉपिक्स विच वर कवर्ड प्रीवियस वीक. दिस वीक्स टॉपिक्स आर, पहला हम मलाबार एक्सरसाइज को देखेंगे कि व्हाट आर मलाबार एक्सरसाइजेज जो होती हैं बे ऑफ बंगाल में नॉर्मली होती हैं, पर जापान के कोस्ट पर भी होती हैं, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का जो सी रूट है उसके ऊपर भी होती हैं, अरेबियन सी में भी होती हैं. दूसरा प्राइमरीली बे ऑफ बंगाल में होती हैं. दूसरा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस से रिलेटेड इंडियन एक्सप्रेस में देयर वाज दिस एक्सप्लेन्ड आर्टिकल. ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको GS3 में भी आ सकता है, GS2 में भी आ सकता है. दिस इज समथिंग दैट यू मस्ट फोकस ऑन. ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की कंट्रोवर्सी क्या है. थर्ड UNHRC, इसके ऊपर आपको शायद प्रीलिम्स में कुछ टेस्ट हो सके. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिसको हम IFC भी बोलते हैं, वन ऑफ द ब्रांचेज ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप. तो टुडे वी आर गोइंग टू सी दिस टॉपिक्स. अब इस लेक्चर के बाद में यू शुड बी एबल टू आंसर समथिंग लाइक दिस. बेसिकली आफ्टर दिस लेक्चर आई विल ऑल्सो डिस्कस वन ऑफ द editorials which showed up in the Hindu. That editorial was about global war on terrorism and the terrorism itself. कि what has happened, क्या global war on terrorism हार गई है, क्या terrorism हार गया है और future में क्या हो सकता है. So after today's lecture you should be able to write something on a question like this, that do you think that the return of Taliban in Afghanistan, it can be seen as, or it makes the global war on terror a failure? Are there lessons to be learned from it? ठीक, तो ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म के ऊपर की उसकी असेसमेंट आपको अगर करनी हो तो आप एक मेंस का क्वेश्चन लिख सकते हैं. एंड प्रीलिम्स में अगर आपको IFC के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है कि IFC इज अ मेंबर ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप एंड इज हेडक्वार्टर्ड इन वाशिंगटन USA. सेकेंड ऑप्शन, इट वॉज एस्टैब्लिश इन 1956 एज द प्राइवेट सेक्टर आर्म ऑफ द वर्ल्ड बैंक. Private sector arm of the World Bank to advance economic development. So both the options are correct, none of them are correct, one only or two only. So this is going to be our lecture today. तो सबसे पहले okay, yeah, तो सबसे पहले द मलाबार एक्सरसाइजेज एक्सप्लेन द मलाबार एक्सरसाइजेज ऑफ क्वाड नेशन एंड वाइट मैटर्स टू इंडिया. अब इसकी बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड ये है कि 1992 में इंडिया और USA ने नेवल एक्सरसाइजेज करनी स्टार्ट की. जब दोनों कंट्रीज ने नेवल एक्सरसाइजेज करनी स्टार्ट की तो क्या हुआ कि एक दो इनके सेशंस भी हुए, बट उसके बाद 1996 में ये वाली एक्सरसाइजेज स्टॉप कर दी गई. Why? Because India tested its nuclear bombs. तो उसके बाद US और इंडिया के साथ में रिलेशनशिप, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टूट गए. इंडिया की क्रेडिबिलिटी भी USA ने बहुत ऑब्जेक्शन रेज किए उसके ऊपर. एंड दीज Malabar exercises were resumed again in 2002.
बहुत सारी मीटिंग्स हुई थी बिटवीन यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह, जो हमारे यहाँ के जो मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पर, एंड यूएसए के काउंटर पार्ट्स। उसके बाद रिलेशंस थोड़े फॉर्मलाइज हुए, दोबारा नॉर्मलाइज रिलेशनशिप होने के बाद रिज्यूम की गई। 2007 में ऑस्ट्रेलिया ने भी पार्टिसिपेट किया एंड उसके बाद जापान ने भी किया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने उसके बाद में पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया बिकॉज ऑस्ट्रेलिया का और चाइना का बहुत ज़्यादा ट्रेड है और चाइना ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शंस रेज किए थे। अकॉर्डिंग टू चाइना, इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, ये चारों अगर एक साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं तो और नेवी की ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उनको लगता है कि जिसको हम क्वाड भी बोलते हैं, इस क्वाड्रिलेटरल को जो बनता है इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया को मिलाकर, ये 4 नेशंस को उनको लगता है चाइना को कि ये एक तरह का एशियन नेटो बनाया जा रहा है। ये एक एशियन नेटो बनाया जा रहा है। इनका जो मेन पर्पज़ है वो चाइना को कंटेन करना है। तो ये एक्सप्लेन्ड सीरीज में बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ था, अपने को उतना करने की जरूरत नहीं है जितना मैं आपको बता रहा हूँ। दैट एंड द नोट्स दैट विल बी प्रोवाइडेड अलॉन्ग विद दिस लेक्चर शुड बी सफिशिएंट। ये जो आइडिया था that 4 nations should get together and form this kind of union, जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएसए एंड जापान इनकी नेवीज मिलिट्री एक्सरसाइजेस करती हैं साथ में और बहुत इंटीमेट नेवल रिलेशनशिप है इनके। दिस आइडिया वॉज mooted by the जो प्राइम मिनिस्टर थे जापान के शिंजो आबे बैक इन 2007। However, like I mentioned earlier, very soon Australia pulled out only to rejoin it again. सिंगापुर ने भी एक बार इनके साथ में पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो इस ग्रुप की सिग्निफिकेंस क्या है? ये जो क्वाड मलाबार एक्सरसाइज करता है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? पहली तो ये कि लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं, ये चारों कंट्रीज़ म्यूचुअल इंटरेस्ट को साथ लेके चलना चाहती हैं। सबका जो विजन है वो क्या है? ओपन एंड फ्री इंडो पैसिफिक। चाइना के साथ में क्या हुआ है कि चाइना हैज़ बिन वेरी असर्टिव इन इंडो पैसिफिक। साउथ चाइना सी की अगर हम बात करें, जो ईस्ट चाइना सी की हम बात करें, जापान के साथ में जो इसके इश्यूज चल रहे हैं, उसके बाद में अदरवाइज भी कई बार हम रेगुलरली देखते हैं कि चाइनीज़ जो शिप्स हैं वो इंडियन ओशन तक में घूम रही हैं। सो चाइना को क्या लगता है कि वो यहाँ पर कंट्रोल, बहुत ज़्यादा कंट्रोल बनाना चाह रहा है। वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट आइडियाज़ लाइक 9 डैश लाइन इन प्रीवियस लेक्चर्स एंड वी विल अगेन talk about those in the coming classes. So the point is कि चाइना बहुत assertive हो रहा है and these countries, these 4 members, they share a vision of open and free Indo-Pacific. यहाँ पर बहुत सारा जो इंटरेक्शन भी होती है इन 4 कंट्रीज़ की, तो इसकी काफ़ी सिग्निफिकेंस है। Why is Beijing worried about it? बीजिंग ने शुरू से ही इसको, लाइक आई सेड अर्लियर, कि चाइना के राइज के कॉन्टेक्स्ट में देखा है कि दीज 4 नेशंस दे आर कमिंग टुगेदर टू काइंड ऑफ फॉर्म एन एशियन नेटो टू सीक टू काइंड ऑफ कंटेन चाइना। चाइना का जो राइज है उसको कंटेन करने के लिए है। अब अगेन इसकी सिग्निफिकेंस और बढ़ जाती है अगर हम इंडिया की बात करें। अगर मलाबार ड्रिल में ऑस्ट्रेलिया भी आता है, यूएसए आता है, जापान आता है, इंडिया भी वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं, अगर इंडिया की नेवी, सिग्निफिकेंस इसलिए बढ़ जाती है बिकॉज वी ऑल नो दैट इंडिया एंड चाइना जो उनके बॉर्डर रिलेशनशिप है वो काफ़ी लो पॉइंट पे हैं सिंस 1962। उसके बाद में देखिए तो लद्दाख में जो अभी चल रहा है तो उसमें ऑलमोस्ट बॉर्डर पे लड़ाई ही हो रही है एक तरह की देखी जाए तो उस कॉन्टेक्स्ट में हमने इसको देखना है। आई होप आपको एक बेसिक सा ये आर्टिकल जो है समझ आए कि मलाबार एक्सरसाइजेस क्या हैं। नेवीज ऑफ दीज 4 कंट्रीज, नेशन स्टेट्स, दे कम टुगेदर एंड दे एक्सरसाइज। कुछ वो मॉक ड्रिल्स करते हैं, वॉर लाइक सिचुएशन में की प्रैक्टिस करते हैं, इस तरह की कुछ गेम्स भी होती हैं। ऑल दोज थिंग्स टेक प्लेस इन मलाबार एक्सरसाइजेस। एंड क्वाड नेशन भी आपको पता लग गया कि 4 नेशंस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएसए एंड जापान। एरिया कौन सा है हमारे कॉन्टेक्स्ट का? इंडो पैसिफिक। आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू टू सिट इन हायर क्लासेस विद योर एटलस ताकि आप उस एरिया को भी अच्छे से मार्क कर सकें। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है ये अगेन इंडियन एक्सप्रेस में ही था, द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग कंट्रोवर्सी। ये भी आई डोंट नो अगर आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा, पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो बुल्गारिया के एक इकोनॉमिस्ट हैं जो आज की डेट में क्या है आईएमएफ के एमडी, क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, व्हाटएवर हर नेम इज, ये पहले वर्ल्ड बैंक में भी थे। इनके ऊपर कुछ एलिगेशंस हैं।
बट वो एलिगेशन जो मुझे लगता है पर्सनली, वो एक इंडिविजुअल के ऊपर नहीं है, वो एक सिस्टम के ऊपर है। वो क्या है? वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट निकालता है जिसका नाम है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसको डूइंग बिजनेस रिपोर्ट भी बोलते हैं। ये रिपोर्ट जो है ये बताती है कि किस किस कंट्री में बिजनेस करना कितना इजी है, किस बेसिस के ऊपर बताती है। कुछ पैरामीटर्स रखे हुए हैं इन्होंने, जैसे कि कंट्री में ओपनिंग अ बिजनेस वो कितना इजी है, उसके बाद में गेटिंग अ लोकेशन, एम्प्लॉयज़ जो हैं उन अगर आपको काम करना है तो लोकेशन लेना कितनी इजी है, उसके बाद में अकाउंटिंग, फाइनेंस, इनसे रिलेटेड कि अगर मेरे को लेट्स से कॉल लेनी है कि मैं इंडिया में बिजनेस करूं कि मैं चाइना में करूं, तो ये रिपोर्ट क्या बोलेगी? ये बोलेगी कि ओपनिंग अ बिजनेस, गेटिंग अ लोकेशन, अकाउंटिंग, फाइनेंस, डीलिंग विद डे टू डे ऑपरेशंस, and operating in a secure business environment wherein there is good insolvency code, there is good जिसको बोलते हैं ना हम इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसको हम बोलते हैं कि अगर सरकार कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर मैं कंपनी हूँ, मैं पोर्चुगल की कंपनी था, मैं इंडिया में आया, तो कितने बैंकरप्सी के कैसे रूल्स हैं कंट्री में, इंसॉल्वेंसी के कैसे रूल्स हैं, अगर कोई सरकार ने कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया उसको कितनी स्ट्रिक्टली, कितनी सीरियसली वो इन्फोर्स हो सकता है। तो इस तरह के कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर वर्ल्ड बैंक नेशंस को रेट करता है और उस हिसाब से वो अपनी रैंकिंग दे देता है। अब एवरीथिंग सीम्स नॉर्मल, क्या है तो बहुत अच्छी चीज़ है कि एक वर्ल्ड बैंक जैसी प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ लुकिंग एट ऑल द नेशंस एंड आफ्टर लुकिंग एट सम ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स, उनको मेजर करने के बाद में वो अपनी रैंकिंग दे देते हैं। बट सारी प्रॉब्लम यहाँ पर ह्यूमन फैक्टर की ही है। एक तो वैसे ही अगर हम देखेंगे ना, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का जो डेटा लेने का तरीका है वो बहुत फ्लॉड है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडिया की भी बात करें, दो मेन एरियाज जहाँ से डेटा उठाया जाता है वो है दिल्ली और मुंबई। अब दिल्ली और मुंबई में बिजनेस करना जितना इजी है, इज इट फेयर फॉर अस टू अज्यूम दैट दैट इज़ ट्रू फॉर रेस्ट ऑफ इंडिया एज वेल? पॉसिबली नॉट। जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली में है, जो रोड्स एंड देन सो ऑन, वो बाकी जगहों पर नहीं है। जितना इजी ऑफिस लेना, जितना इजी वर्कफोर्स का होना, जितना इजी फाइनेंस का एक्सेस, जितना इजी कॉन्ट्रैक्ट्स को इम्प्लीमेंट करवाना दिल्ली में या मुंबई में है, पॉसिबली हो सकता है बाकी सिटीज़ में ना हो। सेम इज़ ट्रू अबाउट चाइना, बीजिंग, शंघाई, वो इजी हो सकता है वहाँ पर बिजनेस करना कंपेयर टू द एंटायर लाइक रेस्ट ऑफ चाइना। खैर, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स की तो बात ही अलग है। उसके बाद में और क्या हुआ कि एक इकोनॉमिस्ट थे जो वर्ल्ड बैंक में काम करते थे, वो वॉल स्ट्रीट जर्नल को एक इंटरव्यू दे रहे थे और उस इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि वर्ल्ड बैंक की जो ईज़ ऑफ डूइंग रिपोर्ट है, इसके साथ मैनिपुलेशन होती है, इसके साथ में मैनिपुलेशन होती है और कुछ कंट्रीज़ की रैंकिंग फेवर की गई है ताकि उनका रैंक ऊपर आए, जैसे कि चाइना, सऊदी अरेबिया, यूएई, अज़रबैजान, इनका उन्होंने नाम लिया। उसके बाद उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और उनको इकोनॉमी में अदरवाइज नोबेल भी प्राइज़ मिला हुआ है। द पॉइंट इज़ कि जब उन्होंने इंटरव्यू दिया उसके बाद में बात ऑब्वियसली विद इन वर्ल्ड बैंक एंड इन दी आउटसाइड वर्ल्ड ये बात बहुत उठनी थी, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी होनी थी और ये भी डिस्कस होना था कि इस तरह तो आप वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टर्स को मिसगाइड कर रहे हो। बिकॉज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो है, it influences investors' decisions because this report is releasing a ranking of economies based on how easy it is to open up, operate and just run your business on day to day basis। तो अगर मुझे उसी की रैंकिंग मैनिपुलेटेड मिलेगी तो मेरा गलत डिसीजन हो जाएगा। तो आई होप आपको बेसिक से समझ आए कि ये रिपोर्ट है क्या। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2002 में ये रिपोर्ट निकाली गई थी। इट यूजुअली लुक्स आफ्टर डोमेस्टिक स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनीज। अब ऑब्वियसली अमेज़ॉन को तो अगर काम करना है वो कहीं पर भी इजीली कर लेगी, ठीक। तो ये तो चीज़ हुई ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की। अब न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इरेगुलरिटीज़ हैं, क्योंकि इसके डेटा कलेक्शन में और रिपोर्ट फाइंडिंग्स में इरेगुलरिटीज़ है। इसलिए क्या हुआ, वर्ल्ड बैंक ने डिसाइड किया कि हम रिपोर्ट्स को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, रिलीज़ ही नहीं कर रहे। तो 2-3 बार से रिपोर्ट आ ही नहीं रही है, इसकी रैंकिंग नहीं आ रही है। आई होप आपको ये समझ आ गया। नाउ हम बेटर कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन द रैंकिंग मैथडोलॉजी बी इम्प्रूव्ड? कुछ रिकमेंडेशंस हैं जो आपको नोट्स में मिलेंगी, उन रिकमेंडेशंस को फॉलो किया जाए तो रैंकिंग इम्प्रूव हो सकती है। पहली चीज़ तो क्या है, मैथडोलॉजिकल शिफ्ट वो करने की ज़रूरत है।
ये जो हाइपोथेटिकल केसेस ले लिए जाते हैं ना कि आपने 2 शहर ले लिए, उसके बेसिस पे आपने हाइपोथेटिकल केस बना दिया कि वन कंट्री इज़ बेटर देन द अदर, दिस शुड बी चेंज। इसकी जगह पे क्या होना चाहिए, डिफैक्टो एक्सपीरियंसेस को काउंट किया जाए, एक्चुअल बिजनेस ओनर से बात की जाए, मोर सिटीज़ शुड बी कवर्ड। दूसरी चीज़, एक कंट्री में अगर गवर्नमेंट जो है वो असेंशियल पब्लिक गुड्स प्रोवाइड कर रही है, प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है, स्किलिंग ऑफ वर्कर्स कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर बेटर कर रही है, वो वाली चीज़ों को भी काउंट किया जाना चाहिए। बिकॉज अगर ऐसा हो रहा है तो उससे भी बिजनेसेस को बेनिफिट होगा। उसके बाद एक और चीज़ जो की जाती है वो ये है कि जिस कंट्री में लेट्स से टैक्स ज़्यादा हो, उसको हम विदाउट गिविंग एनी थॉट ऐसा मान लेते हैं कि इन ऑल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बिजनेस करना इतना ईजी नहीं होगा। बट फ्रॉम अ सोसाइटल स्टैंड पॉइंट कलेक्टिंग टैक्स इज़ नेसेसरी। अपने को ड्रैकोनियन टैक्स सिस्टम नहीं बनाना है, बट लोअर टैक्स रेट्स आर नॉट नेसेसरली बेटर। यू कैन नॉट से कि यार इसको बहुत ऑब्जेक्टिवली हम देखें, अच्छा इस कंट्री में 10% टैक्स है, इस कंट्री में 8% टैक्स है, तो 8% टैक्स को आपने कोई वेट एलोकेट कर दिया कि चलो ये बेटर हो गई है कंट्री बिजनेस करने के लिए। ऐसा नहीं है। टैक्स सिस्टम को कॉन्टेक्चुअल मैनर में लेना चाहिए। माइनॉरिटीज़ के शेयर होल्डर जो हैं, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं, उनको क्या प्रोटेक्शन मिल रही है, इंसॉल्वेंसी को लेकर कितने अच्छे रूल्स हैं, इस तरह की चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद में एम्प्लॉइंग जो है ना, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनकी कंडीशन को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो इस तरह से बोलते हैं कि ओवरऑल ट्रांसपेरेंट सिस्टम लाने के लिए, ताकि एक बेटर ईज़ ऑफ डूइंग रिपोर्ट आ सके। तो एक तो इनके करप्शन रिलेटेड तो चार्जेस जो लगे हुए हैं उस पर तो होना ही चाहिए कि ट्रांसपेरेंसी तो आनी ही चाहिए, सिस्टम तो क्लीन होना ही चाहिए। पर इवन विद बेटर पीपल, इवन विद मोर ऑनेस्ट पीपल, वर्ल्ड बैंक को कुछ मेथोडोलॉजी में भी चेंजेस लाने की ज़रूरत है, सो दैट वी हैव अ बेटर रिपोर्ट इन हैंड। आई होप आपको ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझ आया कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है। 2002 से वर्ल्ड बैंक निकालता था। न्यूज़ में क्यों है, बिकॉज इरेगुलरिटीज़ इन द वे डेटा इज़ फेच्ड एंड देन रिपोर्ट इज़ मेड, वो हुआ था। और इसका वे फॉरवर्ड क्या है, मेथोडोलॉजिकल शिफ्ट भी आना चाहिए, और वो मैंने आपको कुछ आंसर बताए भी हैं, बाकी आपको पॉइंटर्स नोट्स में मिल जाएंगे। नेक्स्ट, ये वही चीज़ें हैं उसी से रिलेटेड कि किस तरह से वो लेते हैं रिपोर्ट्स। नेक्स्ट, आपको पता होगा कि इंडिया री इलेक्टेड टू यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल फॉर द 6th टर्म। 6वीं बार इंडिया को UNHRC का मेंबर बनाया गया है। इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है हमें पता होना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। अब UNHRC है क्या, 47 मेंबर्स की एक बॉडी है जो करती क्या है, जो यूनाइटेड नेशंस में ह्यूमन राइट्स रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं उनके ऊपर डिस्कशन करती है, और फिर अपनी जो रिपोर्ट है वो यूनाइटेड नेशन में भेजती है कि चलो हम इस कंट्री में इस कंट्री में ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे हैं, तो हमें इसके अगेंस्ट रेजोल्यूशन पास करना है। 47 मेंबर्स जो हैं वो ज्योग्राफी के सब एरिया से आते हैं, फ्रॉम लैटिन अमेरिका, फ्रॉम नॉर्दर्न अमेरिका, फ्रॉम अफ्रीका, फ्रॉम यूरोप, फ्रॉम एशिया एंड सो ऑन। हर साल इलेक्शन होते हैं, जितनी भी वैकेंसीज निकलती हैं हर साल उनके इलेक्शंस होते हैं, और ईच इलेक्टेड मेंबर इज़ इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 3 years। 3 साल के लिए मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है। एंड कंट्रीज आर डिसअलाउड फ्रॉम ऑक्यूपाइंग अ सीट फॉर मोर देन 2 consecutive टर्म्स। 2 टर्म से ज़्यादा बार आप मेंबर्स नहीं बन सकते हो। तो इसके फंक्शंस क्या हैं, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन स्पेसिफिक कंट्रीज़ उसको भी देखती है ये। अदरवाइज भी ये यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू निकालती है। 193 मेंबर्स जो हैं, 193 मेंबर्स का एक पीरियोडिक रिव्यू की किस तरह के ह्यूमन राइट्स के सिचुएशन है और किस तरह से उसको बेटर किया जाना चाहिए, उस हिसाब से अपना एक नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन भी देती है। अगेन आपको यूनाइटेड नेशंस के बारे में एक बात समझनी है। लेट्स टेक, ये 47 मेंबर बॉडी बोलती है कि अरे इंडिया में तो बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन है, या पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन है। ये 47 मेंबर बॉडी एक बहुत स्ट्रांगली वर्डेड रेजोल्यूशन लेके आती है। जब भी यूनाइटेड नेशन में कोई रेजोल्यूशन आएगा तो क्या होगा, इन ऑर्डर टू हैव दैट रेजोल्यूशन पास्ड यू नीड द अप्रूवल ऑफ P5 मेंबर्स, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। वहाँ पर जो P5 मेंबर्स हैं, USA, UK, फ्रांस, रशिया, चाइना,
इनमें से अगर कोई एक भी उस चीज़ को वेटो कर देता है, अगर आज रेजोल्यूशन आता है कि इजराइल में बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन है और यूएसए बीइंग द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल उसको विटो कर देता है, तो रेजोल्यूशन थ्रू नहीं होता है। सो अगेन यू कैन सी कि क्या होगा इससे, ह्यूमन राइट जो बॉडी है वो उतने स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले पाएगी किसी के भी अगेंस्ट। इनफैक्ट बहुत सारी मेंबर स्टेट्स हैं, फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया, चाइना, रशिया, ये उन 47 मेंबर्स में ही आते हैं, पर इनका खुद का ही अगर आप ह्यूमन राइट रिकॉर्ड देखो, चाइना का वी ऑल नो, सऊदी अरेबिया एंड सो ऑन। सो काउंसिल, द ह्यूमन राइट काउंसिल इटसेल्फ इज नॉट इन लाइन विद द आइडियाज दैट इट सॉट टू अचीव। दूसरा क्या है, जो यूएस से या वेस्टर्न यूरोप है, अदरवाइज भी अगर आप ह्यूमन राइट्स की भी डेफिनेशन देखें तो बहुत ज़्यादा वेस्टर्न यूरोपियन इन कैरेक्टर हैं। और जब वेस्टर्न यूरोप की ही किसी कंट्री को या कोई ऐसी कंट्री जो उनको सपोर्ट करती है उसके ही अगर क्रेडेंशियल्स कभी चेक करो तो क्या होता है, यूएनएचआरसी के साथ में पावरफुल कंट्रीज खुद ही कॉपरेट नहीं करती, कंप्लायंस नहीं करती। फॉर एग्जांपल कुछ साल पहले, 3 साल पहले डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर यूएसए ने विड्रॉ ही कर लिया यूएनएचआरसी से फॉर 3 years। अब उसने दोबारा ज्वाइन किया है 3 साल के लिए, क्योंकि उनको लगता था कि यूएनएचआरसी जो है इट इज़ हाईली बायस्ड अगेंस्ट इजराइल। तो यू सी कि अदरवाइज हमें अगर मेंस में जब आएगा तो आपको नोट्स में जो मिलेगा कि चैलेंजेस एंड नीड फॉर रिफॉर्म्स वो उतना सफिशिएंट रहेगा। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसका हेडक्वार्टर पता होना चाहिए, इसके मेंबर्स कैसे इलेक्ट होते हैं, कितने मेंबर्स हैं, 47, इलेक्शन एवरी ईयर, मेंबर इलेक्टेड फॉर 3 years एंड कंसेक्यूटिव टर्म्स आपको नहीं मिलते। तो आई होप आपको ये टॉपिक भी इजीली समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, IFC स्टेक इन फेडरल बैंक लिमिटेड रिजल्ट्स इन नो न्यू कोल कमिटमेंट। ये मिंट में भी आर्टिकल था, डाउन टू अर्थ में भी इन्होंने बहुत अच्छे से इसकी कवरेज की है। हुआ क्या है कि एक वर्ल्ड बैंक की ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है IFC। एक बार हम देखते हैं, ये थोड़ा सा पिक्सेलेट हुई पिक्चर है पर डोंट वरी। ये जो पूरा वर्ल्ड बैंक ग्रुप है इसकी कुछ बॉडीज़ हैं। एक का नाम है IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। एक का नाम है IDA, ये राघव सर आपको इकोनॉमी जब करवाएंगे तो बहुत डिटेल में करवाएंगे, हम भी IR की स्टैटिक क्लासेस में इसके बारे में डिटेल में करेंगे। IDA। तीसरी है IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। देन यू हैव MIGA, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, एंड देन लास्ट बट नॉट द लिस्ट इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ये जो बॉडीज़ है ना, IBRD, IDA, IFC, ये वो बॉडीज़ हैं जो लोन्स देती हैं, वो बॉडीज़ हैं जो पैसे देती हैं। डिपेंडिंग ऑन अलग अलग बॉडीज़, एक बॉडी जैसे IDA ये लोन दे रही है बहुत पुअर नेशंस को ना के बराबर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, नो इंटरेस्ट रेट पर। IBRD है थोड़ा डेवलपिंग नेशंस को देती है, मिडिल इनकम्स को। IFC जो है, IFC एक ऐसी बॉडी है जिसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि ये प्राइवेट सेक्टर, कंट्रीज़ में प्राइवेट सेक्टर ग्रो करे उसको ध्यान में रखकर ये इनके लोन्स दिए जाते हैं। तो लेट्स से मान लो एक फेडरल बैंक इंडिया में एग्जिस्ट करता है, IFC को लगता है कि हम फेडरल बैंक को लोन देंगे और कुछ उनको बताएंगे कि ये लो $700 मिलियन ले लीजिए और इसको इस हिसाब से आपने आगे इन्वेस्ट करना है इंडिया में, सो दैट इंडिया में प्राइवेट सेक्टर ग्रो करे। एवरीथिंग साउंड्स गुड। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला क्योंकि इनका फेडरल बैंक लिमिटेड में स्टेक है, तो इन्होंने बोला कि कोल की जो लोन्स आप दोगे, कोल के न्यू प्लांट्स के लिए आप जो लोन दोगे वो आप नहीं दें। अब फेडरल बैंक जो है बहुत बड़ा बैंक है, इंडिया का 7th लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक है, तो अगर वो लोन नहीं दे रहा कोल को तो क्या होगा, इंडिया में कोल का बिजनेस थोड़ा हिट होगा। तो मेन इसके क्लाइंट्स कौन है, अगेन ये आपको प्रीलिम्स में नहीं आएगा, सिर्फ आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए है। जिंदल स्टील्स लिमिटेड, JSW जिसको हम बोलते हैं, अदानी पावर्स एंड सो ऑन। ठीक, ये चाहते क्या है, थोड़ा ग्रीन ट्विस्ट देना कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाया जाए, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आप लोन दीजिए रैदर देन कोल के लिए। तो अगेन मतलब एक पॉलिसी डिसीजन है जो IFC का है। अब कोल की शॉर्टेज हो रही है आजकल, आप सुन रहे हैं, और सारी चीज़ें, ये आपको थर्सडे को जो यश सर ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट की क्लास लेते हैं, जैसे मैं आपको IR की ले रहा हूँ, उसमें आपको डिटेल में करवाएंगे। हमारे लिए IR के लिए रेलेवेंट क्या हो जाता है कि IFC के बारे में थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। तो पहला तो आपको पता लग गया कि इट इज़ एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन।
ये करता क्या है? इन्वेस्टमेंट देता है, एडवाइस देता है, एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है, सो टू एनकरेज प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट इन द डेवलपिंग कंट्रीज। इंडिया में प्राइवेट सेक्टर ग्रो करे और इंडिया जैसी कंट्रीज़ में। वर्ल्ड बैंक ग्रुप का ये मेंबर है, जैसे मैंने आपको दिखाया था बहुत सारे यूनिट्स हैं, उसमें से एक है IFC। IFC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट्स में। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1956 में। आपको इसका बस आइडिया ध्यान रखना है कि ये इसलिए नहीं है कि चलो ऐसा करो कि हम पॉवर्टी एलिवेशन करते हैं, हम ग्रांट्स दे देते हैं। क्लियर इनका है क्या? है, यही है इनका मतलब ब्रॉडर आइडिया यही है कि पॉवर्टी रिडक्शन होगी, डेवलपमेंट होगी, पर वो पॉवर्टी को रिड्यूस करना है और जो डेवलपमेंट करनी है वो कैसे करनी है? थ्रू प्राइवेट सेक्टर, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के थ्रू। तो इसको भी वही गवर्न करती है जो बॉडी है IFC की। सो दिस वाज IFC। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने द हिंदू में ये एडिटोरियल देखा होगा M.K. नारायणन जी का, द ग्लोबल वॉर ऑन टेरर ग्राइंड्स अलोंग। एग्जैक्टली ऐसा सा ही आर्टिकल एक न्यूयॉर्क टाइम्स में भी आया हुआ है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। बहुत लंबा चौड़ा आर्टिकल था, मैं आपको कुछ उसके बेसिक से पॉइंट्स बताना चाहता हूँ। हुआ क्या था अरब में, अगर हम इनफैक्ट अगर हम अरब और अफगानिस्तान इस पूरे एरिया की बात करें, वेस्टर्न एशिया एंड मिडल ईस्ट, यहाँ पर 60s, 70s, 80s में इस्लामिक फंडामेंटलिज्म बहुत दोबारा ग्रो किया एक बार। जब वो ग्रो किया तो USA और USSR दोनों वहाँ पर इन्वॉल्व थे। तो कुछ ऐसे फैक्शंस, कुछ ऐसी यूनिट्स इमर्ज की जो बहुत कंसर्टेड तरीके से, बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से जिन्होंने अपनी बॉडीज़ बनाई, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, जिनको हम आगे जाकर किसी को हमने अलकायदा बोला, किसी को तालिबान बोला, किसी को कुछ बोला, टेररिस्ट आउटफिट्स बनी। इन टेररिस्ट आउटफिट्स ने ये इतने बड़े हो गए धीरे धीरे कि ये दे स्टार्टेड पोजिंग चैलेंजेस टू द नेशन स्टेट्स। तो USA की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट एक और बॉडी खड़ी हुई इसी तरह की इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है अलकायदा। अलकायदा को लीड कर रहे थे लेट 1990s में, अर्ली 2000 में ओसामा बिन लादेन। ऐसे वाले और भी थे, ओसामा बिन लादेन, मुल्ला उमर, तालिबान को लीड कर रहे थे इस तरह से। तो उन्होंने क्या किया, कुछ प्लेन्स हाईजैक किए और USA के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में उनको हिट कर दिया। इसके रिस्पॉन्स में जॉर्ज बुश ने ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म अनाउंस की। एट द सेम टाइम उन्होंने ये भी बोला कि यू नो व्हाट, इराक में सद्दाम हुसैन भी टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, अफगानिस्तान में तालिबान की जो रिजीम है ये टेररिज्म को सपोर्ट कर रही है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। उन्होंने क्या किया कि ही अनाउंस्ड हिज ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म। अफगानिस्तान पे USA ने अटैक किया, इराक के ऊपर अटैक किया, इवेंचुअली सीरिया के ऊपर किया, लीबिया के ऊपर किया। हर एक कंट्री में क्या हुआ कि जो वहाँ की डिक्टेटोरियल रिजीम थे उसको हटाया गया। और अगर हम सिर्फ फेस वैल्यू पे लें चीज़ों को, हम अभी हम USA के कोई सिनिस्टर प्लान्स थे उसमें नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। उनको हटाया गया, उनकी जगह पर ट्राई किया गया कि डेमोक्रेटिक रिजीम बिठाई जाए, बिल्कुल फेस वैल्यू पे अगर हम लें। तो इस वॉर में क्या हुआ, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लगे, लैक्स एंड लैक्स ऑफ USA और नॉन USA के और लोकल जो लोग थे उनकी डेथ हुई, हज़ारों लाखों लोगों की डेथ हुई, ऑल द वे फ्रॉम अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया में भी, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ऑल द वे टू सीरिया, इज़राइल। इतने लोग मर गए, इतने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट हो गए। अगर हम इंटरेस्ट वगैरह को हटा दें तो भी जो बिल्कुल प्रिंसिपल में जो आपकी इन्वेस्टमेंट हुई, पैसे लगे, वो हुए। जो ह्यूमन राइट वायलेशन हुई वो अलग, रिफ्यूजी क्राइसिस हुए वो अलग, डिसप्लेसमेंट ऑफ पीपल हुई वो अलग। उसके बाद में क्या आज टेररिज्म ख़त्म हो गया? तो ये बोलता है आर्टिकल, ये बोल रहा है कि आपको समझने के लिए जो पॉइंट्स आपको निकालने हैं यहाँ से वो ये है कि चाहे एज सच आप ये देख सकते हो कि इराक में कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो बोले कि हाँ हम इराक की सरकार भी हैं और हम टेररिस्ट भी हैं, हम USA को भी उड़ाएंगे। सिमिलरली अफ़गानिस्तान में तालिबान वापस आए हैं, पर वो आके ये नहीं बोल रहे हैं कि हाँ हम एंटी USA तालिबान हैं और हम आज अफ़गानिस्तान के लीडर्स हैं और हम USA को उड़ाएंगे या इंडिया को उड़ाएंगे, जो कि अर्लियर मतलब उड़ाएंगे एक बहुत ऐसा वाला वर्ड हो गया, यू नो व्हाट आई मीन, कि डेथ टू अमेरिका, वैसे वाले नहीं है उनके हिसाब से। लेकिन ये बोलते हैं कि आपको एक चीज़ समझनी है कि नेचर ऑफ टेररिज्म भी बहुत चेंज हुई है पिछले 20 साल में। अब होते हैं
लोन वुल्फ अटैक। पहले क्या था कि एक जगह थी जहाँ पर ट्रेनिंग कैंप्स हो रहे थे, एक जगह थी जहाँ पर सारे टेररिस्ट इकट्ठे हो रहे थे, एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रहे थे। अब ये क्या बोलते हैं, कहते हैं कि रिमोट कंट्रोल्ड ऑनलाइन रिक्रूटमेंट हो रही है, ऑनलाइन ही कहीं कहीं पे स्कैटर्ड तरीके से प्रोपेगेंडाइजेशन हो रही है, प्रोपेगेंडाइजिंग हो रही है, और स्कैटर्ड तरीके से ही लोगों को एम्प्लॉय करके और फिर अटैक किया जा रहा है। और उसी के ऊपर ये बोलते हैं कि अगर आप इंडिया की बात करें, तो अगर हम इंडिया के केस में देखें तो आप खुद देखें, बोलते हैं कि अभी जैसे कश्मीर में जो हो रहा है, तो आपको पता होगा कि अभी रिसेंटली कश्मीरी पंडित जो वो थे फार्मासिस्ट थे, उनको शूट कर दिया, उसके बाद किसी और को शूट कर दिया। तो ये बोल रहे हैं, मतलब लॉन्ग स्टोरी कट शॉर्ट, इनका सिर्फ ये बोलना है कि अभी भी जो ये डिजिटल सैबोटैज हो रहा है, साइबर सैबोटैज हो रहा है, ये जो इंटेलिजेंस आ रही है टेररिस्ट आउटफिट्स में, ये बहुत सीरियस कंसर्न है। रिमोट कंट्रोल्ड जो टेरर है, ये इसके बहुत फ्राइटनिंग कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो हिस्ट्री से हमें एक इम्पॉर्टेंट लेसन लेना चाहिए, और वो इम्पॉर्टेंट लेसन ये लेना चाहिए कि फ्यूचर के जो थ्रेट्स हैं टेररिज्म के, उसको लेकर हमें प्रॉपर अच्छे से पॉलिसी बनानी चाहिए। बिकॉज हुआ क्या है कि अभी रिसेंट डिकेड्स में भी आपको ये मान के चलना है कि टेररिज्म एलिमिनेट नहीं हुआ है। अब नॉर्मल सा आर्टिकल है, कॉमन सेंस बनती है, लेकिन इसका सिर्फ जो मैं आपको इसकी ब्रीफिंग करके कुछ पॉइंटर्स दूंगा, वो आप एग्जाम में लिख पाएंगे। तो ऑफ कोर्स पॉइंट तो यही है कि मॉडर्न डे में अगर आप देखेंगे, फ्रांस में ऐसा हो जाता है कि वन फाइन डे वन पर्सन गेट्स अप एंड स्टार्ट शूटिंग पीपल। न्यूजीलैंड में ऐसा हो जाता है, श्रीलंका में ऐसा हो जाता है, बहुत कंट्रीज में ऐसा हो जाता है कि वो एक वन फाइन डे पर्सन, आपको पता लगता है कि दिस पर्सन इज़ हाईली इंस्पायर्ड बाय द रेडिकल प्रीचिंग ऑफ से वन ऑफ द टेररिस्ट ग्रुप्स, और वहाँ से ही वो बहुत ज़्यादा वहाँ से वो रेडिकलाइज हुआ एंड इवेंचुअली एक दिन उसने कुछ कर दिया। तो दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट ये सब कि जो स्मार्टर तरीके से हमने आने वाले टाइम में टेररिज्म को कैसे कंट्रोल करना है। सो विद दिस आई विल वाइंड अप टुडेज लेक्चर एंड आई होप टू सी यू नेक्स्ट वेडनेसडे विद मोर IR रिलेटेड न्यूज़। टेक केयर।